दोस्तों, यह एक रिवीजन क्लास है जिसके जरिए आप मात्र 10 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों किसी भी देश के लिए उसके लोग ही सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति होते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंसानों को द अल्टीमेट रिसोर्स क्यों कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि दुनिया भर में आबादी कैसे फैली हुई है, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी कैसी है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये आबादी घटती बढ़ती क्यों है, और आखिर में हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को, मतलब जनसंख्या की बनावट को भी समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपने पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर लोग इतने इतने मैटर क्यों करते हैं। जरा सोचिए, जमीन के नीचे पड़ा कोयला, वो हजारों साल से वहीं था, राइट? लेकिन वो हमारे लिए एक रिसोर्स, एक संसाधन कब बना? जब इंसान ने उसे खोजा और उसे इस्तेमाल करने का तरीका निकाला। बस यही इस पूरे चैप्टर का कोर आइडिया है कि किसी भी देश के लिए उसके लोग ही उसकी सबसे बड़ी दौलत हैं, क्योंकि वही तो हैं जो कुदरत की दी हुई चीजों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में बदलते हैं। तो फिर ये ह्यूमन रिसोर्स है क्या चीज? इसका मतलब बहुत सिंपल है, लोग। जब लोग हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं, तो वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नए नए रिसोर्सेज डेवलप कर लेते हैं। पर यहाँ एक मज़ेदार बात है, जैसे दुनिया में बाकी चीज़ें बराबर नहीं बनती हैं, ठीक वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज भी पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि दुनिया में लोग आखिर रहते कहाँ हैं और कैसे रहते हैं। हम बात करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी की, और यकीन मानिए इसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सीधा सा मतलब है कि धरती पर लोग किस पैटर्न में फैले हुए हैं। और ये जानना काफी हैरान करने वाला है कि ये फैलाव, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी इवन नहीं है, बहुत ही ज्यादा असमान है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। दुनिया की 90% आबादी, सोचिए 90% लोग सिर्फ 30% जमीन के टुकड़े पर रहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो 70% जमीन है वो लगभग खाली पड़ी है, वहां सिर्फ 10% लोग रहते हैं। ये इम्बैलेंस वाकई में बहुत बड़ा है। कुछ जगहें तो हैं जो एकदम खचाखच भरी हुई हैं, जैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप। वहीं दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले इलाके हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, पहाड़ हैं जो लगभग वीरान पड़े हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी इक्वेटर के नॉर्थ में रहती है, और दुनिया के लगभग 3/4 लोग सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका। ये चार्ट इस पूरी कहानी को और भी सिंपल बना देता है। मान लीजिए कि पूरी दुनिया 100 लोगों का एक छोटा सा गांव है, तो उस गांव में ज्यादातर लोग मिलेंगे एशिया में, उनके बाद नंबर आएगा यूरोप का, फिर अफ्रीका का, और फिर आते हैं अमेरिकाज। इससे ना कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से आबादी का एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं डेंसिटी पर। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एवरेज कितने लोग रह रहे हैं। बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई जगह कितनी क्राउडेड है, कितनी घनी बसी हुई है। और यहां भी फर्क देखिए, पूरी दुनिया का एवरेज डेंसिटी है अराउंड 51% पर स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन जब हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो ये आंकड़ा सीधा पहुंच जाता है 382 पर। ये वर्ल्ड एवरेज से 7 गुने से भी ज्यादा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ऐसा है क्यों? क्यों कुछ जगहें तो एकदम पैक्ड हैं और कुछ बिल्कुल खाली? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि लोग कहाँ बसेंगे? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स की, मतलब जमीन और माहौल का असर। सोचिए, लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों पर या फिर समतल मैदानों में? ऑब्वियस सी बात है, मैदानों में, जहां खेती करना, घर बनाना, सड़कें बनाना सब आसान है। फिर आता है क्लाइमेट, यानी मौसम। कोई भी बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर नहीं रहना चाहता। उपजाऊ मिट्टी हो, पीने के लिए साफ पानी आसानी से मिल जाए, और हाँ, जहां मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं, वो जगह भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन बात सिर्फ ज्योग्राफी पर ही खत्म नहीं होती। कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स, मतलब लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां अच्छे घर हों, बढ़िया एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटीज हों। फिर आते हैं कल्चरल फैक्टर्स,
जो जगह धर्म या संस्कृति के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी लोगों को खींचती हैं। और शायद सबसे बड़ा पुल फैक्टर है इकोनॉमिक, जहां अच्छी जॉब्स मिलती हैं, बिजनेस के मौके होते हैं, जैसे कि मुंबई या ओसाका। वहां तो लोग काम के लिए खिंचे चले आते हैं। ओके, तो अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, पॉपुलेशन चेंज। क्या लगता है, दुनिया की आबादी हमेशा से ऐसी ही थी या एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं, ये तो कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये ग्राफ देखिए, ये दुनिया की आबादी की पूरी कहानी बता रहा है। सदियों तक आबादी बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ी। 1804 में जाकर हम 1 बिलियन हुए, लेकिन उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ। बेहतर खाना, अच्छी दवाइयां, इन सब की वजह से डेथ रेट एकदम से घट गया और आबादी रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। सिर्फ 150 साल में हम 3 बिलियन हो गए और फिर उसके बाद तो सिर्फ 40 साल लगे 6 बिलियन तक पहुंचने में। तो ये पॉपुलेशन चेंज होता कैसे है? इसके पीछे बेसिकली 3 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला, बर्थ रेट, मतलब 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा, डेथ रेट, मतलब 1000 लोगों पर कितनों की मौत हो रही है। और तीसरा है माइग्रेशन, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। ये तराजू वाली इमेज देखिए, ये नेचुरल ग्रोथ को समझने का सबसे आसान तरीका है। सोचिए, अगर जन्म वाला पलड़ा भारी है, मतलब जन्म ज्यादा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर दोनों पलड़े बैलेंस में हैं, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। और अगर मौत वाला पलड़ा भारी हो गया, तो पॉपुलेशन घटने लगेगी। बस इसी बर्थ और डेथ रेट के बीच के डिफरेंस को नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। माइग्रेशन भी पॉपुलेशन के साइज को बदलता है। इसके दो पहलू हैं। जब लोग किसी नए देश में आकर बसते हैं, तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन या आप्रवास। इससे उस देश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और जब लोग अपने देश को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं एमिग्रेशन या उत्प्रवास, और इससे पॉपुलेशन घटती है। जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इमिग्रेशन की वजह से बढ़ी है, जबकि सूडान जैसे देशों से एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम हुई है। चलिए, अब आते हैं हमारे फाइनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। यहां हम ये समझेंगे कि आबादी सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। और इसे समझने का सबसे बेस्ट टूल है पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं, आखिर है क्या? ये एक स्पेशल तरह का ग्राफ है। ये हमें बताता है कि किसी देश में अलग अलग एज ग्रुप्स में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं। इससे एक और बहुत जरूरी बात पता चलती है कि देश में कितने लोग वर्किंग एज में हैं, मतलब कमाने वाले, और कितने लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, जैसे बच्चे और बुजुर्ग। अब जरा इन दो पिरामिड्स को देखिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। बाईं तरफ है केन्या का पिरामिड। इसका बेस देखिए कितना चौड़ा है। इसका मतलब है कि यहां जन्म दर बहुत हाई है, बहुत बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन पिरामिड ऊपर की तरफ बहुत तेजी से पतला हो रहा है, मतलब डेथ रेट भी हाई है और कम ही लोग बुढ़ापे तक पहुंच पाते हैं। अब दाईं तरफ जापान का पिरामिड देखिए। इसका बेस एकदम नैरो यानी संकरा है। यह बताता है कि वहां बर्थ रेट कम है और ज्यादा लोग लंबी उम्र जी रहे हैं। तो अब अपने देश भारत के पिरामिड पर नजर डालते हैं। इसका बेस भी चौड़ा है, जो ये बताता है कि हमारे देश में यंग पॉपुलेशन, मतलब युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि डेथ रेट तो कंट्रोल हो रहा है, वो कम हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट अब भी काफी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत के पास एक बहुत बड़ी और यंग वर्कफोर्स है, काम करने वाले नौजवानों की एक बड़ी आबादी। और यही बात हमें हमारे सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है। तो एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे देश के इतने सारे स्किल्ड, एंथुजियास्टिक और होपफुल नौजवान वाकई में देश की सबसे बड़ी रिसोर्स, सबसे बड़ी ताकत बन पाए? इस पर जरूर सोचिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी विषयों की फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी शुल्क के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। यह पीडीएफ एनिमेशन के माध्यम से तैयार किया गया है, ताकि आप हर टॉपिक को आसानी और स्पष्टता के साथ समझ सकें। तो देर किस बात की, अभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।